नमस्कार। आपके कार्यक्रम तथ्यतः में आपका अभिनंदन। मैं सुधांशु रंजन। अभी हाल में न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की प्रोन्नति हुई है उच्चतम न्यायालय में। उसको लेकर के काफ़ी विवाद रहा और उस विवाद के कई कारण भी हैं। उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति B.R. गवई के भतीजे राज दामोदर वकोडे के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई है बॉम्बे उच्च न्यायालय का जज उनको बनाए जाने के लिए। इस पर भी सवाल खड़े हुए हैं और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभय ओका ने कहा है कि अगर जस्टिस गवई के भतीजे का नाम विचाराधीन था तो मुख्य न्यायाधीश को कॉलेजियम की उस बैठक में शरीक नहीं होना चाहिए था। ही शुड हैव रिक्यूज्ड हिमसेल्फ, यानी उनको उस बैठक से अपने को अलग रखना चाहिए था क्योंकि उसमें उनके भतीजे का नाम भी था। खैर, जो भी हो, कॉलेजियम ने स्वीकृत किया और अनुशंसा सरकार के पास भेज दी गई है। ये दो मुद्दे हैं। उसके अलावा ये है कि जस्टिस पंचोली के नाम की अनुशंसा की गई। वो अकेला नाम नहीं था, उनके साथ और भी कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अखिल बी हेगड़े का भी नाम था। लेकिन जिस तेजी के साथ केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि इतनी तेजी से कार्यपालिका काम करती है तो क्या अन्य मामलों में भी ये तेजी वो दिखा सकती है, और ऐसा देखने को तो आता नहीं। तो ये तमाम मुद्दे हैं और इसको देख करके एक सवाल ये मन में उठता है कि सरकार जो चाहती है कर लेती है। जो कानून है, जो तकनीकी बातें कही जाती हैं, टेक्निकलिटीज उठाई जाती हैं, वो तब है जब जिसका काम नहीं करना हो, कुछ नहीं बनाना हो तो 1000 बातें कही जाती है कि वो जो है इसके लिए योग्य नहीं है, क्वालिफाई नहीं करता है। और जब सरकार करना चाहे तो उसके सारे रास्ते निकल जाते हैं। इसमें कॉलेजियम व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हुआ है। तो अभी सिर्फ हम कॉलेजियम नहीं, जो कि यह न्यायपालिका के ऊपर तो सवाल है ही, ये कार्यपालिका के ऊपर भी सवाल खड़ा करता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जिस तेजी के साथ ये नियुक्तियां हुई हैं वो निश्चित रूप से दोनों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। तेजी से बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी मामलों में ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये सवाल है। कॉलेजियम के कामकाज पे सवाल बहुत पहले से उठ रहा है, लेकिन पहले हम एक इसको देख लें कि जस्टिस पंचोली के नाम की जो अनुशंसा हुई वो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और 5 जजों का कॉलेजियम होता है जब सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति की बात होती है। ये कॉलेजियम व्यवस्था आपको पता होगा कि 1993 में न्यायिक फैसले के जरिए ये व्यवस्था लाई गई। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और सरकार ने बदलने की कोशिश भी की है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति और संविधान के अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। उसमें कहीं कॉलेजियम की बात नहीं है। उसमें तो सीधा है कि राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और जो है राज्य के राज्यपाल तथा उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के साथ बातचीत परामर्श करके हाईकोर्ट जज के लिए अनुशंसा जो है करेंगे, वो नियुक्ति करते हैं, अनुशंसा नहीं नियुक्ति कर देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी वही है कि मुख्य न्यायाधीश के साथ वो बातचीत करेंगे किसी और जज की नियुक्ति होनी हो तो, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अगर होनी है तब तो उसमें वो भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है। राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति काम करते हैं या करती हैं। तो ये व्यवस्था तो 1993 में सेकेंड जजेस केस के फैसले के द्वारा लाई गई, क्योंकि कॉलेजियम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में कहीं इसका कोई प्रावधान नहीं है। उस समय यह कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का काम करेंगे। लेकिन 1998 में एक 3rd जजेस केस आया था, वो एक प्रेसिडेंशियल प्रेफरेंस था और उसमें 5 जजों की संविधान पीठ ने यह कहा कि जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो 5 जजों का कॉलेजियम होगा, लेकिन अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति है तो फिर 3 जजों का ही कॉलेजियम होगा। यानी कॉलेजियम की संख्या 2 और बढ़ा दी गई अगर वो शीर्ष अदालत के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति होने जा रही है तब। अभी जो जस्टिस पंचोली की बात मैं कर रहा हूं उसमें कॉलेजियम के 5 सदस्यों में एक वरिष्ठ सदस्य जस्टिस BV नागरत्न ने आपत्ति ये की कि जस्टिस पंचोली वरीयता सूची में 57वें स्थान पर है। यानी 56 जज जो हैं, जो अखिल भारतीय सीनियरिटी लिस्ट है उसमें 56 जज उनसे वरिष्ठ हैं, तो इसलिए उनको यहाँ लाने का कोई औचित्य अभी नहीं बनता है। और कुछ महीने पहले उनका नाम खारिज किया गया था, 3 महीने बाद फिर से उनका नाम लाया गया है। तो ये बात समझ के परे कि इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के 2 जज पहले से सुप्रीम कोर्ट में हैं और फिर तीसरे को लाया जा रहा है और
इस उम्र में लाया जा रहा है कि वो 2031 अक्टूबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे और इस पद पर मई 2033 तक रहेंगे। 2 जज पहले से हैं और उनमें एक जज जस्टिस जेबी पारडीवाला भी भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट के लिए नियुक्ति होती है तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है कि हर राज्य का प्रतिनिधित्व हो, हर वर्ग का, हर समुदाय का प्रतिनिधित्व हो, ये सारी बातें ध्यान में रखी जाती हैं। तो जस्टिस नागरत्न ने बहुत साफ कहा कि अगर ऐसा किया जाता है, यानी जस्टिस पंचोली जो बहुत ही जूनियर है और गुजरात हाईकोर्ट का पहले से ही जो है ओवर रिप्रेजेंटेशन है, अगर उनको लाया जाता है तो कॉलेजियम की जो ही थोड़ी बची हुई साख है वो भी समाप्त हो जाएगी। संस्था के काम काज पे, कार्यकलाप पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। उन्हें बहुत साफ शब्दों में ये कह दिया और इसके बावजूद उनकी आपत्ति को अनदेखी करते हुए 4 जजों ने मान लिया। कॉलेजियम में बहुमत से तो हो ही सकता है, लेकिन अगर एक जज की इतनी सख्त आपत्ति थी उसके बाद इसको किया जाना। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अनुशंसा कॉलेजियम के द्वारा की गई 25 अगस्त 2025 यानी पिछले 25 अगस्त को अनुशंसा की गई और 27 अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई। कॉलेजियम की अनुशंसा को केंद्र सरकार राष्ट्रपति के पास भेजती है, राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद वारंट निकलता है और अधिसूचना केंद्र सरकार के द्वारा जारी हो जाती है। 25 को अनुशंसा जाती है, 27 को अधिसूचना केंद्र सरकार के द्वारा निकल जाती है और 29 अगस्त को जस्टिस पंचोली ने जो है शपथ ग्रहण भी कर लिया, यानी वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए। तो ये जो जिस गति के साथ ये हुआ है वो भी चौंकाने वाला है। कॉलेजियम की अनुशंसा पर बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार महीनों और कई बार सालों बैठी रह जाती है और इसके जो लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आपत्ति जाहिर की है, कई बार तो कंटेम्प्ट की भी धमकी दी गई है। अब जैसे मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए 55 जजों के लिए नाम की अनुशंसा की थी, लेकिन उस पर केंद्र सरकार 6 महीने से लेकर के 1 साल तक बैठी रह गई और इस पर शीर्ष अदालत ने चिंता जाहिर की थी। विधि आयोग ने भी 214वीं रिपोर्ट में ये साफ सिफारिश की है कि अनुशंसा जाए तो उसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए। विलंब के बहुत सारे उदाहरण हैं। एक बड़ा चर्चित उदाहरण है, मीडिया में उस पर कई बार खबरें छपी हैं। सौरभ कृपाल का नाम 2017 अक्टूबर में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अनुशंसा उनके नाम की गई, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई। उसके बाद दोबारा उच्चतम न्यायालय ने नवंबर 2021 में फिर से अनुशंसा की, लेकिन उनकी नियुक्ति आज तक नहीं हुई है। केंद्र सरकार की ओर से आपत्ति ये की गई है कि वो समलैंगिक हैं और समलैंगिकता के पक्षधर हैं। उनके जो पार्टनर हैं वो स्वीडन के हैं, निकोलस जर्मैन बैकमैन, और उनके साथ 20 साल से इनका संबंध है। तो इस आधार पर सरकार को आपत्ति है कि किसी समलैंगिक को उच्च न्यायालय का जज नहीं बनाया जाना चाहिए। अब संवैधानिक प्रावधानों को अगर देखें तो उसमें कहीं कोई इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए और जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन सरकार को लगता है कि किसी समलैंगिक व्यक्ति को नहीं बनना चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज, और अगर वो जज बनेंगे या बनते तो वो पहले गे जज होते हाई कोर्ट के। वैसे विश्व में ऐसे उदाहरण है जहां लोग जज बने हैं और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस माइकल कर्वी का। वो खुद खुल्ला बोलते हैं कि आई एम ए गे, और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी ऑस्ट्रेलिया की वो सबसे बड़ी अदालत है, वो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो वहाँ जो हाई कोर्ट है वही वहाँ की शीर्ष अदालत है और वहाँ 1996 से लेकर के 2009 तक जस्टिस माइकल कर्वी मुख्य न्यायाधीश रहे। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिल चुका हूँ, मेरी मुलाकात है और मैंने दिल्ली में उनका भाषण भी सुना है जिसमें उन्होंने खुद का आई एम ए गे। तो अन्य देशों में तो ये सारी बातें चल जाती हैं, लेकिन यहाँ सरकार को लगता है कि जो पारंपरिक नैतिकता है उसके विरुद्ध हो जाए अगर कोई समलैंगिक व्यक्ति जज बन जाए और उनके नाम की अनुशंसा कई बार किए जाने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे और भी कई सारे उदाहरण। जॉन सत्यन है, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने मद्रास हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए फरवरी 2022 में उनके नाम की अनुशंसा की और उसके बाद जो है सो जनवरी 2023 में फिर से नाम भेजा, रीट्रेट किया, लेकिन इसके बावजूद जो है उनको नहीं बनाया गया। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि इससे जो है देयर इज ए परसेप्शन ऑफ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की, तीसरे पक्ष का जो हस्तक्षेप हो रहा है, इस तरह की धारणा लोगों की बनती है जो कि अच्छा नहीं है। तो ये स्थिति है कि महीनों सालों कॉलेजियम के नाम पर सरकार जो है बैठती है, लेकिन अभी एक ऐसा उदाहरण आया है जिसमें कि
1 और 2 दिन में जो है अधिसूचना जारी हो जाती है। मिसेस PLR प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर सरकार को कोई आपत्ति होती है किसी नाम पर तो वो जो है सो 8 सप्ताह या 8 से 12 सप्ताह के बीच अपनी आपत्ति भेज सकती है। और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो रिपोर्ट देती है किसी व्यक्ति के बारे में, उसको भी 4 से 6 सप्ताह के बीच अपना काम कर लेना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम उसी नाम को दोबारा भेजता है तो फिर जो है सो 3 से 4 सप्ताह के बीच उसकी नियुक्ति हो जानी चाहिए। यानी अगर रिटरेशन है, दोबारा नाम भेजा जाता है, तो फिर सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि उसको नियुक्त किया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो हैं, कागज़ों पे फैसले हैं और सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से सरकार काम करती है उसमें साफ यही लगता है कि जो सरकार चाहती है वही होता है। कई बार सरकार की तरफ से कुछ कारण भी बताए जाते हैं। ऐसा भी मौका आया है जबकि महान्यायाधिवक्ता यानी अटॉर्नी जनरल ने बंद लिफाफे में कारण बताया है, लिख करके दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि ये सारे कारण हैं जिस कारण से नियुक्ति नहीं हो पा रही है। और उस समय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि कॉलेजियम जो है वो सर्च कमेटी नहीं होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसकी अनुशंसा को आप नज़रअंदाज कर देगा। कॉलेजियम अनुशंसा करता है तो सरकार को उस पर कार्रवाई जो है निश्चित रूप से करनी चाहिए। लेकिन कई बार इतनी देर हो जाती है कि उससे उसकी वरीयता प्रभावित हो जाती है। जैसे एक उदाहरण जस्टिस BR सारंगी का, उनके नाम की अनुशंसा की गई थी झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए और नियुक्ति में इतनी देरी हो गई कि वो सिर्फ 15 दिन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन सके। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पटना, राजस्थान और मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के लिए नामों की अनुशंसा की, लेकिन उस पर बहुत दिन तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर उस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने भी बहुत चिंता जाहिर की थी कि एक लिस्ट में और भी कई नाम थे और नामों की नियुक्ति हो गई, उस अनुशंसा पे कार्रवाई हुई, लेकिन इन तीनों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह से जो है सरकार कुछ पे करती है, कुछ पे नहीं करती है, ये बहुत चिंताजनक है। ये सारी बातें उस समय सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कही थी। अब ये कॉलेजियम के ऊपर तो खैर उस पर भी सवाल उठता है कि एक सिस्टम जो है काम नहीं कर पा रहा है। और 1993 में जो सेकंड जजेस केस में फैसला आया था जिसके तहत ये कॉलेजियम व्यवस्था काम करने लगी, वो फैसला था जस्टिस JS वर्मा का। उन्होंने वो फैसला लिखा था जो बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, और उन्होंने ही 2006 में भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख करके कहा था कि ये कॉलेजियम सिस्टम हैज फेल्ड, अब इसका कोई विकल्प ढूंढा जाना चाहिए, ये जो है सो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। एक आरोप ये लगता है कि कॉलेजियम के अंदर जो 3 या 5 सदस्य होते हैं, चाहे हाई कोर्ट के लिए 3, सुप्रीम कोर्ट के लिए 5, तो उसमें सौदेबाजी होती है। एक सदस्य कहता है तुम हमारे कैंडिडेट को ले लो, वो कहता है तुम हमारे कैंडिडेट को ले लो। तो इस तरह से आरोप लगते हैं कि एक सौदेबाजी होती है और कोई उसका जो है आधार नहीं है, योग्यता नहीं देखी जाती है। कहा जाता है वो राज्य, फला, वर्ग, समुदाय सब कुछ देखा जाता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि योग्यता के आधार पर जो है चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो उसकी नियुक्ति हो जाएगी। और जस्टिस सीरियक जोसेफ सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनका पूरा जो है ट्रैक रिकॉर्ड रहा, वो केरल हाई कोर्ट के जज रहे, शायद ही कोई फैसला उन्होंने लिखा, और उनका तबादला कर्नाटक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में हो गया। फिर जितने फैसले थे रिजर्व कर लिए थे, वो सारे मामले फिर से खुले। फिर कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उन्होंने जितने मतलब मामलों में सुनवाई की, कोई फैसला नहीं दिया। और इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट आ गए, फिर वो सारे मामले खुले, और सुप्रीम कोर्ट में जब रिटायरमेंट का वक्त आया तो बड़ा हंगामा हुआ कि इन्होंने एक भी फैसला नहीं लिखा है, सिर्फ ये आई एग्री करके इन्होंने काम चलाया। तो जब बहुत हंगामा हुआ तो कहा जाता है कि 9 फैसले उन्होंने लिखे, हालांकि उस पर भी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं जिनके बारे में प्रमाण नहीं होने के बारे में मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा। तो सवाल उठता है कि जिसने जीवन में कभी जजमेंट भी नहीं लिखा, ऐसे लोगों की नियुक्ति कैसे हो जाती है। और अगर समुदाय की बात है तो उसी समुदाय से दूसरे योग्य जज मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हीं को लाना कोई ज़रूरी है। लेकिन ये कहा जाता है, जो जस्टिस नागरत्ना ने सवाल उठाया था स्टेट वाली बात, उसी तरह से कम्युनिटी वाली बात है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह जो भी कॉलेजियम में है, और उन्होंने भी जस्टिस पंचोली के नाम पर सहमति दी थी, उनकी अपनी नियुक्ति ही सुप्रीम कोर्ट में हुई, जबकि वो वरीयता सूची में 34वें नंबर पर थे।
वो किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में नहीं बनाए गए थे, लेकिन कॉलेजियम की मीटिंग में बात दर्ज है कि चूंकि अभी कोई भी मुस्लिम जज नहीं है इसलिए उनको लाया जाना चाहिए, तो उनके समुदाय के आधार पे लाया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अयोग्य है, लेकिन ये बात कॉलेजियम की जो है कार्यवाही में दर्ज की गई है। तो यानी विभिन्न समुदायों का भी ख्याल रखा जाता है, ऐसे राज्यों का भी, और गुजरात के 2 जज पहले से थे, इस पर आपत्ति न का करना बहुत स्वाभाविक था। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए किया जाता है, लेकिन आरोप वही लगता है कि कुछ खास वर्ग को जो है तरजीह दी जाती है, कुछ खास स्टेट को तरजीह दी जाती है। और ये आरोप सिर्फ भारत में नहीं है, विश्व के अन्य देशों में इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। अमेरिका में पहला ब्लैक जज, जो अश्वेत जज बना पहला, वो 1967 में जस्टिस थरगूत मार्शल थे, जिनको के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने जज बनाया है। वो पहले अश्वेत थे, लगभग वहां संविधान लागू होने के लगभग 190 वर्ष बाद, और थरगूट मार्शल एक महान जज साबित हुए। उसी तरह साउथ अफ्रीका में, वहां तो अपार्थाइड था, रंग भेद नस्ल भेद की नीति चलती थी, और वहां कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के एक जज होते थे जस्टिस जकरिया मोहम्मद याकूब। उन्होंने मुझे इंटरव्यू भी दिया था और मेरी लंबी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा था कि जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी उस समय वहां के जो हाई कोर्ट थे, वहां 200 जज थे, 200 जज में केवल एक जो था अश्वेत था, ब्लैक था, बाकी सब जो थे गोरे थे, व्हाइट थे। ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके तहत केवल गोरों को नियुक्त करना था, और इसीलिए एक ब्लैक जज था, लेकिन योग्यता के आधार पर किया जाता था। अश्वेतों को कोई उसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। लेकिन जब वहां अपार्थाइड खत्म हो गया तो धीरे धीरे अश्वेतों की संख्या बढ़ने लगी। तो ये आरोप विभिन्न देशों में लगे, और भारत में ये आरोप लगे, कुछ खास राज्यों को, कुछ खास वर्गों को जो है सो वरीयता दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। और ये बहुत ही चिंता की बात है। निश्चित रूप से इन सारे मसलों का भी जो है सो हल ढूंढना पड़े। तो चाहे कॉलेजियम करे या सरकार करे, उसमें यही कह सकता हूं मैं कि जब सरकार जो चाहती है वो हो जाता है, और उसमें रास्ते भी निकाल लिए जाते हैं। उसमें ये नहीं कहते हैं जहां सरकार चाहे ये क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, और जहां सरकार किसी को नहीं करना चाहती तो कहते हैं क्वालिफाई ही नहीं कर रहे हैं। ये अब एक उदाहरण मैं 1950 से ही देना चाहूँगा। 1951 में मद्रास उच्च न्यायालय के जज बने जस्टिस TL वेंकट रामैया, और 1953 में उनको उच्चतम न्यायालय लाया गया। 2 साल भी इनका कार्यकाल हाई कोर्ट में नहीं हुआ था, और उनको शीर्ष अदालत में जो है एलिवेट किया गया, प्रोन्नत करके लाया गया। अब अगर आप संविधान का अनुच्छेद 124 को देखें, जिसमें कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में लिखा गया है, तो उसमें कहता है योग्यता क्या है इसकी, या तो वो हाई कोर्ट का जज 5 साल के लिए रहा हो, या वो किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न उच्च न्यायालयों में 10 साल कम से कम वकील के रूप में उसने प्रैक्टिस की हो, या फिर वो एक एमिनेंट जूरिस्ट हो। अब चूंकि इनका कार्यकाल 5 साल नहीं हुआ था, तो उसमें सरकार ने कहा कि 10 साल तो इन्होंने वकालत की है, इस आधार पर उनको लाया गया सुप्रीम कोर्ट। अब आप देखिए अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट के जज के लिए भी योग्यता वही है कि या तो वो जुडिशियल सर्विस में कम से कम 10 साल रहा हो, यानी जो निचली अदालत है उसमें कम से कम 10 साल की नौकरी हो, या 10 साल उच्च न्यायालय एक या विभिन्न उच्च न्यायालय में 10 साल की प्रैक्टिस की हो एक वकील के रूप में। तो जो उच्च न्यायालय का जज बनता है, अगर वकील से बनता है, जो सबॉर्डिनेट जुडिशियरी से नहीं आता है, तो वो तो ऐसे में 10 साल की प्रैक्टिस उसकी रह ही चुकी है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए उस 10 साल की योग्यता के आधार पर लाना जो है कैसे सही है? अगर साफ लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट जज को लाना होगा तो 5 साल कम से कम हाई कोर्ट जज का अनुभव होना चाहिए। लेकिन ऐसा किया गया। अब यही है कि सरकार चाहती है तो कर लेती है। 1989 में जस्टिस MM पूंछी को सुप्रीम कोर्ट लाया गया। उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कोई अनुशंसा नहीं की गई थी, सरकार लाना चाहती थी, तो भारत सरकार की तरफ से बात की गई भारत के मुख्य न्यायाधीश से, और टेलीफोन पर जो परामर्श हुआ, कंसल्टेशन हुआ, उसके आधार पे ये मान लिया गया कि हाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन हो गया है, और जो है उनका वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट भी निकल गया। हालांकि चीफ जस्टिस उससे बहुत दुखी हुए थे, यहाँ तक बात हो गई थी हम उनको ओथ ही नहीं दिलाएंगे, लेकिन MM पूंछी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जज बनाया गया, और बाद में वो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी हुए। तो ये तय हो जाता है लाने के वक्त ही कि किसको भारत का मुख्य न्यायाधीश होना है, और वो उसके पीछे सारी पृष्ठभूमि तय होती है। अब MM पूंछी बने जिस तरह से, उसी तरह से पंचोली भी बनेंगे, गुजरात हाई कोर्ट के ही पारडीवाला भी चीफ जस्टिस बनेंगे, और जो जिन्होंने आपत्ति की है इस नियुक्ति पे
जस्टिस पीवी नागरत्ना, वो भी 2027 में भारत की मुख्य न्यायाधीश बनेंगी और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। और इसमें यह भी ध्यान देने की बात है कि उनके पिता भी ES वेंकटरमैया भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, यानी वो दूसरी मुख्य न्यायाधीश होंगी जिनके पिता भी रह चुके थे। उनके पहले जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, जिनके पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। तो जस्टिस नागरत्ना ने जो अभी चरित्र दिखाया, इसकी सराहना हो रही है, लेकिन उनकी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है महत्वपूर्ण है। उनको जज बनाया गया, मैं ये नहीं कहता हूं कि उनकी योग्यता की कमी है, लेकिन ये बात बार बार उठती है कि जजों के परिवार के लोग जज बनते हैं, योग्य भी हो तो भी, लेकिन बहुत सारे योग्य लोग होते हैं लेकिन उनकी पृष्ठभूमि जो है उस तरह की नहीं होती है, तो नहीं बन पाते हैं। तो ये जो है बराबर एक बात उठती रही है, कॉलेजियम हो या सरकार हो, वो जिसको जो चाहती है बना देना चाहती है। और ये अन्य क्षेत्रों में भी ये हुआ है, सरकार जिस तरह से काम करती है। एक दो उदाहरण मैं दूसरे क्षेत्र कार्यपालिका से देना चाहूंगा। 1997 में GM लिंगडो को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। उस समय भारत के कैबिनेट सचिव थे TSR सुब्रमण्यम, और उन्होंने खुद मुझे ये बताया कि कैसे उनकी नियुक्ति हुई। उन्होंने कहा कि वो उनके बैच के IAS ऑफिसर थे और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में एक बहुत ही किसी संटिंग पोजीशन में उनको रखा गया था। तो बोले कि मुझे अच्छा नहीं लगा। एक दिन मैं ऐसे ही उनके कमरे में चला गया, मैंने कहा जी वुड यू लाइक टू बिकम इलेक्शन कमिश्नर? उन्होंने कहा व्हाई नॉट। मैंने कहा कि तो फिर बाद में करना मत। और एक इलेक्शन कमिश्नर का पद खाली था। उस समय पहले से मेरा जो है मुलाकात का समय तय था प्रधानमंत्री ST देवेगौड़ा के साथ। मैं 4 बजे उनसे मिलना था। मैं गया तो मैंने कहा कि एक पद चुनाव आयुक्त का खाली है और मैं एक नाम सुझाना चाहता हूँ। एक IAS ऑफिसर हैं GM लिंगडो। आज तक हमने किसी माइनॉरिटी के व्यक्ति को इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाया, साथ ही वो नॉर्थ ईस्ट के भी हैं, ट्राइबल हैं, तो अगर आप चाहें तो वो हो सकते। उन्होंने पूछा इजी ऑनेस्ट? मैंने कहा 100%। और उन्होंने कहा, मैंने जो है आकर के 5 बजे नोट भेज दिया, 6 बजे प्रधानमंत्री के कार्यालय से उस पर दस्तखत हो गया और उसको मैंने राष्ट्रपति भवन भेज दिया। 7 बजे राष्ट्रपति का दस्तखत हो गया और 8 बजे का समाचार बुलेटिन में ये घोषणा कर दी गई कि GM लिंगडो अगले चुनाव आयुक्त होंगे। अब सवाल है, ऐसे पद पर नियुक्ति होती है, उसमें कोई विजिलेंस की रिपोर्ट नहीं मांगी जाती है, कोई IB की रिपोर्ट नहीं मांगी जाती है। तो सरकारी कर्मचारी अगर विदेश यात्रा भी करता है, एक्स इंडिया लीव लेता है, तो उसके लिए पूरी विजिलेंस से जो है उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए, उसका क्लियरेंस चाहिए। कोई भी नियुक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर 2-4 घंटे में काम हो जाता है, कोई विजिलेंस की इंक्वायरी नहीं होती है। ये बात सही है कि वह बड़े पद पे, लेकिन हाईकोर्ट जज भी बड़े पद पे है और हाईकोर्ट जज की प्रोन्नति अगर सुप्रीम कोर्ट होती है तो वहां पर भी जो है IB से रिपोर्ट ली जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं ली गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं जिसमें कि एक दिन में इस्तीफा देता है और उसके बाद वो चुनाव लड़ता है और एक दिन में ही जो है उसका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है। जबकि बाकी अगर सरकारी कर्मचारी अधिकारी अगर इस्तीफा देता है तो उसमें महीनों लगते हैं विजिलेंस क्लियरेंस में और तब उसका इस्तीफा स्वीकार होता है। इससे बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जो अभी समय भाव के कारण मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार चाहती है तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। स्कॉटलैंड का एक प्रभाव है, यू शो मी द पर्सन आई विल शो यू द रूल। आप मुझे चेहरा दिखा दें, उस हिसाब से मैं कानून बता दूंगा कि वो होगा या नहीं होगा। आप अगर सरकार के करीब नहीं है, चहेते नहीं है, तो आप अयोग्य हैं, और अगर करीब हैं तो सारे रास्ते खुल जाते हैं, सारे नियम खत्म कर दिए जाते हैं और सरकार जिसको जो बनाना चाहती है बना देती है। बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इसको कृपया सब्सक्राइब और शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।